हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को। किस प्रकार से हम गॉस के फॉर्मूले को यूज कर करके जितने भी अनुप्रयोग किए थे और उन्हीं अनुप्रयोगों के आधार पर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं, यानी जितने भी फार्मूले हमने डिराइव किया है एप्लीकेशन के बेसिस पे, वो सभी फार्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को या आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को क्या है। ये पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वहां पे दिया है कि कोई एक चार्ज यानी आवेश है, वो आवेश की वैल्यू कितना 17.7 पीको कूलाम है। तो पीको को हमको कन्वर्ट करने आना चाहिए किस फॉर्म में, पीको कूलाम को कूलाम के फॉर्म में, यानी 1 पीको कूलाम इज इक्वल टू 10⁻12 कूलाम होता है। तो उस चार्ज को कहाँ रखा गया, एक घन में रखा गया है, एक क्यूब में रखा गया, जो बीच में कहीं वो रखा है, ये आपका क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो उस प्लस क्यों कूलाम चार्ज से क्या हो रहा है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही, मतलब चारों दिशाओं में इस घन के हर एक फलक से हर एक सतह से यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकल रही होंगी, यानी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो हमको बताना ये है कि इस आवेश के द्वारा किसी एक फलक के द्वारा कितनी वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकल रही होंगी या गुजर रही होंगी। तो चार्ज की वैल्यू तो हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद से हमको ये पता चलता है कि उसमें आवेश दिया हुआ है जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। उस पी को कूलाम के फॉर्म में चेंज कर लिया, यानी 17.7 10⁻12 कूलाम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या दिया हुआ है, उस घन की भुजा की लंबाई दी गई है जो क्या है, स्मॉल ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये एसआई सिस्टम में होना चाहिए, एमकेएस सिस्टम में होना चाहिए। हमको कैलकुलेट क्या करना है, प्रत्येक सतह के लिए जो फाई ई है, यानी यहाँ पे कुल कितने सतह हैं, 6 सतह हैं। किसी भी घन के कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। उन्हीं 6 फलक में से किसी एक फलक के लिए हमको बताना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। उसको भी हमने डिनोट कर लिया, क्या है, फाई ई है, ठीक है। उस क्या है, फिर क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अभी क्या है, गॉस के नियमानुसार हम जानते हैं कुल पृष्ठ के लिए कोई भी बंद पृष्ठ होता है, उस बंद पृष्ठ से के अंदर अगर कोई आवेश रख दिया गया तो उस बंद पृष्ठ से जितना भी परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा या गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स होगा, उससे परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है, ठीक। यानी इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुल 6 फलक है और उनमें से किसी एक फलक के लिए बताना है। ये तो टोटल के लिए होता है, कुल फलक के लिए बताएगा। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि एक फलक के लिए क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 1/6 लिया हमने, इंटू Q/ε0 हो जाएगा। और Q की वैल्यू तो हमारे पास पहले से है, इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। और ε0 की वैल्यू होता है 8.85 ठीक है, इंटू 10⁻12 का। ये दोनों वैल्यू को यूज करते हुए हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये फिर 1/6 इंटू 2 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है, क्या चीज़, फाई ई। यानी यहाँ के लिए वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, उन न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ाया जाता है। पढ़ने के बाद क्या क्या दिया हुआ है उन सबको छांट के पहले लिख लिया जाएगा, ठीक। और क्या कैलकुलेट करना, उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इतना काम कर लेने के बाद समझ लिए 30% क्वेश्चन सॉल्व है। और अगर इतना हो जाता है तो फिर डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्योंकि यही डिसाइड करता है, जो कैलकुलेट करना है वही डिसाइड करेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो इस प्रश्न में क्या होगा कि फिर से एक कोई चार्ज है किसी घनाकार सरफेस के अंदर रख दिया गया है, जिसका चार्ज वैल्यू कितना, 2 माइक्रो कूलाम, यानी 2 इंटू 10⁻6 कूलाम है। यहाँ उपस्थित ए का मान 9 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। इस घन के किसी एक कोर की, चाहे यहाँ पे घन है तो घन के ऑल साइड इक्वल होते ही हैं, तो कोई भी एक कोर की लंबाई दी गई है। चाहे इस क्वेश्चन की बात करें या फिर इस क्वेश्चन में देखेंगे ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में इस ए की वैल्यू को यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि गॉस के नियम में जो फाई ई होता है, वो फाई ई उस सरफेस के एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है। यानी जो फ्लक्स है वो वैद्युत फ्लक्स
एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो दिया तो गया है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे सिंपली बिल्कुल यहाँ भी इस चार्ज को और ए को तो यूज करेंगे नहीं, हम फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और गॉस के नियम से हम ये जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है ये बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, किसी एक ही फलक से 6 फलक था, उस 6 फलक में से कोई एक फलक के लिए हमको वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पूरे सरफेस के लिए बहुत, तो ये और आसान है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ माइक्रो वर्ड को हटाएंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 × 10⁻⁶ को यूज कर लिया। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 को यूज करेंगे। ये 2/8.85 को अलग करके ये जो 10⁻12 है इसको ले जाते हैं कहाँ पर, ऊपर। तो ये माइनस का था तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो -6 + 12 हो गया। और इसमें क्या कर दिए हम, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देने से ये 200 हो जाएगा और यहाँ का डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इतने को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 885 से 200 को डिवाइड करते हैं तो 0. यहाँ 2259 10⁻6 करके आता है, क्योंकि 12 - 6 क्या होगा, 6 हो जाएगा। अभी ये क्या करते हैं, जब वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो पावर को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। यानी मान बढ़ता है तो सम्मान क्या होता है, घटता है। तो डेसिमल को हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, 2.2 बनाना चाहते हैं। तो ज्यों ही मान बढ़ेगा तो सम्मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक डिजिट हम क्या करते हैं, दशमलव को आगे ले जा रहे हैं, यानी राइट साइड में लेके जाते हैं। ज्यों ही वो तुरंत 10 का जो पावर होता है उसमें से एक डिजिट ले गए हैं तो एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 था, इस 9 को हटाया गया तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी 2.26 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है। यानी इससे भी हम क्या बता चुके हैं, फाई ई यानी क्या, वैद्युत फ्लक्स इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करना था। यानी ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते, एक में क्या था, किसी एक फलक के लिए वैद्युत फ्लक्स बताना था और दूसरे वाले में संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यानी संपूर्ण घन से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा ये पता चल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ा जाए तो देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है की तीव्रता। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। यानी उस क्वेश्चन में हमको वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दी गई है वो 5I कैप + 10J कैप न्यूटन पर कूलाम के फॉर्म में दी गई है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, उस क्षेत्रफल सदिश को भी दिया गया है, यानी उसको हम dA वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.2 J कैप मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी दोनों हैं। यहाँ पर भी हमको क्या बताना है, वैद्युत फ्लक्स को बताना है। तो वैद्युत फ्लक्स को अगर बताना है तो d फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। वैसे क्या, फाई एक प्रकार की कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, पता होना चाहिए। इसलिए इनके बीच का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। यानी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होता है, डी फाई ई के इक्वल होता है। एरिया अल्पांश है तो ये क्या है, फ्लक्स भी क्या है, अल्पांश है, इसीलिए इस रूप में लिखा गया है। ठीक है, ई वेक्टर की वैल्यू को 5I कैप + 10J कैप को यूज कर लेते हैं यहाँ पर, और डॉट 0.2 J कैप को अब हम ये जानते हैं कि पहले से ही अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू A1I कैप + A2J कैप + A3 K कैप, ये 11th में डिस्कस किया जाता है। और फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू B1I कैप + B2J कैप + B3 K कैप। तो इन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हमेशा क्या मिलता है, A1 B1 + A2 B2 + A3 B3। ये एक फॉर्मूला है जो 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। यानी कि इन्हीं दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी उसमें आई जे के कैप नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, ये जे था लेकिन आई वाला टर्म इसमें नहीं था, तो क्या किए, इसमें 0I कैप इंट्रोड्यूस करके प्लस 0.2 जे कैप कर दिए। ठीक, अब इन दोनों को देखते हैं, इसी की तरह है बिल्कुल। आई का कोफिशिएंट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 का 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। 10 का 0.2 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, क्योंकि आई और जे के अलावा इसमें और के तो है नहीं, इन्हीं दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम क्या हो जाता है, यहाँ का वैद्युत
फ्लक्स हो जाता है। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, एक वायर है समझ लीजिए, या फिर कोई एक ऐसा जगह है जो एक लाइन के फॉर्म में चार्ज को सेट कर दिया गया है, जहाँ पर चार्ज कितना है टोटल का टोटल ई की वैल्यू क्यू की वैल्यू कुछ होगा, बट यहाँ पे उसको क्वेश्चन में दिया नहीं गया। ठीक है, तो उस चार्ज वायर या चार्ज वायर जो है उस चार्ज वायर से कुछ दूरी यानी स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमको उस क्वेश्चन में क्या की गई है, दी गई है। चलिए ई वेक्टर से हम इसको डिनोट कर दिए और ई की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। ठीक, यहाँ देखेंगे वायर को हमने चार्ज प्लस वाले से सिंबल के फॉर्म में दिखा दिया। आर भी दिया हुआ है, आर कितनी दूरी पर है भाई, आर की वैल्यू कितनी है 2 मीटर है, तो यहाँ से ये वायर से इतनी दूरी कितनी हो गई 2 मीटर हो जाती है। तो निकालना क्या है, उस क्वेश्चन में हमको दिया गया कि रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होगा इस वायर का। ठीक है, अगर वो चार्ज आवेश है वो एक समान रूप से आवेश उस पर वितरित है, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की हमको मात्रा चाहिए, लेमडा चाहिए। ठीक है, तो लेमडा कैसे निकलेगा, क्योंकि ये हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग में एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर होता है। अगर ये फॉर्मूला किसी को लर्न है तो ये लेमडा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ई की वैल्यू देखिए हमको दिया गया, ये क्या है पूरा कांस्टेंट है, लेमडा हमको कैलकुलेट करना है और आर क्या है दिया गया है। तो ठीक है, हमने क्या किया 2 से यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 4 पाई हो जाए और यहाँ 2 लेमडा हो जाए, और 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। यही वजह है कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर हो जाए, और इतने की जगह पे हम 9 इंटू 10⁹ और ये 2 इंटू लेमडा बाई ये आर की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। ई की वैल्यू हमारे पास 4.5 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है, इसको भी हमने यूज कर लिया, और लेमडा = बना दिया 4.5 इंटू 10⁴ हो जाता है। ये टर्म तो यही है, लेकिन इसको क्या करेंगे भेजेंगे LHS में, समझ लीजिए तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है। अब इसको क्या करना है 10 से, समझ लीजिए यहाँ 10⁴ था, उसमें से एक टन को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 45 हो जाए। अभी 4.5 है, 10 से मल्टीप्लाई होता है ये 45 होगा, 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, और 10⁹ था ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 3 - 9 यानी 10⁻⁻6, और 5 इंटू 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻6 को सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो माइक्रो लिखेंगे, यानी 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और लेमडा की वैल्यू को हम बता पाएंगे कि 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, यानी यहाँ का रेखीय आवेश घनत्व आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि कोई 2 प्लेट हैं। ठीक है, एक प्लेट को प्लस के चार्ज से आवेशित कर दिया गया, दूसरे प्लेट को माइनस चार्ज से आवेशित कर दिया गया, और उनके बीच में कोई एक इलेक्ट्रॉन को ले जाकर रखा जाता है, लेकिन वो क्या है अपने भार की वजह से संतुलन की अवस्था में रहता है, मतलब वो उसी बीच वाले मीडियम में टंगा रह जाता है। क्यों टंगा रह जाता है, ये माइनस का स्वभाव का होता है इलेक्ट्रॉन, प्लेट क्या है नीचे का माइनस का, तो इनमें प्रतिकर्षण का बल काम करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, और इधर प्लस माइनस है तो ये क्या करेगा खींच लेगा। दूसरा केस की बात करें, इसका कुछ द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन का, और उसका क्या होगा तब भार भी होगा, यानी भार जो होता है सीधे नीचे की तरफ वर्क करेगा, ऊपर तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, नीचे क्या हो जा रहा है वेट उसका वर्क कर रहा है, यानी QE = mg हो जाता है, यानी संतुलन की अवस्था में QE = mg, और इस Q की जगह हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंबल क्या होता है स्मॉल ई होता है, तो E = mg हो जाता है। और यहाँ से इस फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें, ई की वैल्यू हमको चाहिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना यहाँ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कैपिटल E = mg/ स्मॉल ई हो जाएगा। ये देखिए, पर हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है 9.8 इंटू 10⁻31 kg, और स्मॉल जी की भी वैल्यू पता होना चाहिए, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा तब जाकर के कहीं हम कैपिटल ई तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो कहीं दिया ही नहीं है।
हाँ, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दे दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं सबका दे दिया जाए, हमको कुछ लर्न तो होना ही चाहिए। तो ई कैपिटल ई की इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी अपान स्मॉल ई, और स्मॉल एम की वैल्यू देखिए हमने पुटअप कर दिया 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8 अपान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और ये टोटली वैल्यूज को हम यहाँ पुटअप कर लेने के बाद से 9.1 इंटू 9.8 को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसी के साथ क्या हो जाता है, ये 89.18 इंटू 10⁻31, ये वाला टर्म देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 10⁻31, और -19 को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, और 1.6 से इस टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 55.74 हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ -31 प्लस देखेंगे यहाँ से ये जो पावर था बेस सेम है तो क्या होगा, पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाता है, -31 प्लस का 19 हो जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 10⁻12 हो जाता है। ठीक, यानी ये 55.74 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम, ये क्या न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी अपने आप में क्या है, अलग अलग क्वेश्चन थे, और सबके लिए फॉर्मूले कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल हुए। आशा करते हैं टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करें, बताएं, ताकि इस टॉपिक पे दोबारा एक बार फिर से वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया जाए। थैंक यू।